नमस्ते दोस्तों। जो किसान है उनका जो आंदोलन है वो लगभग 1 महीने से शुरू है, लेकिन अभी भी जो किसान है वो मान नहीं रहे। तो आखिर जो किसान है वो क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि आखिर जो किसान आंदोलन है वो हो क्यों रहा है, यानी इसकी वजह क्या है, वो मैंने इस वीडियो में बताया था। उसके बाद में इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमें बीच के फोटो में यहाँ पर एक किसान भी दिख रहा है, उसके हाथ में एक प्रपोजल है जो कि सरकार द्वारा जो किसान है उन्हें दिया गया था। तो ये जो प्रपोजल है इसमें क्या लिखा गया है, उसकी ओरिजिनल कॉपी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लिखा क्या गया था और ये प्रपोजल देने के बावजूद भी जो किसान है वो मान क्यों नहीं रही है। यहाँ पर हमें जियो का भी फोटो दिख रहा है, तो अडानी अंबानी का क्या रोल है, साथ ही इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं जो विवेक अग्रवाल जो कि आईएएस है और जॉइंट सेक्रेटरी है, सीईओ है पीएम किसान के, उन्होंने जो लेटर दिया है किसे, पंजाब के किसान यूनियन को या फिर जो भी भारत में किसान यूनियन है जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इस लेटर को दिया गया है। अभी ये जो लेटर है ये रिलेटेड किससे है, तो जो 3 कानून पास करे गए हैं सरकार की तरफ से उससे रिलेटेड ये प्रपोजल है, यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, जिसे संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम भी कहा जाता है, तथा कृषक यानी कि सशक्तिकरण एवं संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, और कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी कहा जाता है। तो जो उठाए गए मुद्दे हैं उस पर यह प्रस्ताव दिया गया है। इसमें जो कृषि अधिनियम के जो उद्देश्य है वो कुछ ऐसे हैं, यानी सरकार जो है वो अपनी बाजू ऐसी रखना चाहती है कि उन्होंने ये बिल इसीलिए बनाया है कि जो किसान हैं उनके ऊपर लगी सभी पाबंदियों को हटाया तथा उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पुराने विकल्प को चालू रहते हुए नए विकल्प उपलब्ध कराना, जिससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल सके। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि नए विकल्प चुनने की आज़ादी, परंतु कोई बंदिश नहीं, यानी कि किसान चाहे तो पूर्वरत नज़दीक की मंडी में अथवा सरकारी खरीद केंद्रों में भी एमएसपी मूल्य पर अपनी फसल बेच सकता है। नए अधिनियम में प्रत्येक प्रावधान किसान का हित संरक्षित करते हैं तथा व्यापारी की अपेक्षा किसान पर पलड़ा भारी रखते हैं। किसान को फसल कटाई के बाद नए विकल्प का प्रयोग कर अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके अथवा कटाई से पहले की एग्रीमेंट के आधार पर निर्धारित मूल्य मिल सके, ऐसे प्रावधान किए गए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अब किसान को अपनी फसल किसी को कहीं भी और किसी भी समय बेचने की आज़ादी और भुगतान भी निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार है। उसके पास पुराने विकल्प भी उपलब्ध है। किसान को फसल के मूल्यों के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से मुक्ति मिले तथा उसकी आमदनी निश्चित तौर पर अधिक हो। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि किसान की भूमि सुरक्षित रहे तथा उसकी मिल्कियत पर किसी प्रकार की आंच ना आए। उसके बाद में ई मार्केटिंग तथा नई तकनीक का लाभ किसान की उपज को देशव्यापी बाजार उपलब्ध कराने में मिल सके। कृषि उपज के व्यापार में अंतर्राज्यीय बंदिशें समाप्त हो सके। किसान को संरक्षण मिले तथा वह इतना सशक्त हो सके कि बराबरी के आधार पर व्यापारी से अपनी फसल का सौदा कर सके। किसान को नई किस्म की फसलों को उगाने के लिए नई किस्म के बीज तथा सही कृषि तकनीक उपलब्ध हो सके। कृषि उपज का बाजार बंधन मुक्त हो, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो तथा आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़े। देश में नए बाजार किसान को उपलब्ध हो सके तथा निर्यात योग्य फसलों का उत्पादन हो सके। किसानों को बुआई के समय ही बाजार की आवश्यकता पता हो तथा उसी अनुसार वे निर्णय ले सके। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ये कहना चाहती है कि ये जो हमने तीनों ही कानून बनाए हैं ये कहीं ना कहीं जो किसान है उनके भलाई के लिए ही बनाए हैं, उन्हें ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने के लिए हमने इसे बनाया है। उसके बाद में जो मेन मुद्दा है यहाँ पर किसानों का वो ये है कि कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करना, यानी उनकी ये मांग है कि ये जो तीनों ही कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं इन्हें सरकार ने वापस ले लेना चाहिए और ये जो कानून है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो ये है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। अब इसमें जो ये प्रस्ताव दिया गया है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो जो किसानों का पहला मुद्दा है वो ये है कि उन्हें आशंका है कि मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां, यानी कि जो पहले मंडियां होती थी वो कमज़ोर हो जाएंगी और जो किसान है वो निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा, यानी कि जो नई प्राइवेट मंडियां आएंगी उसमें किसान लोग फंस जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। जिस पर जो सरकार है उन्होंने ये जवाब दिया है कि नए प्रावधान पुराने विकल्प को चालू रहते हुए फसल बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। किसान अब मंडी के बाहर नए विकल्पों जैसे कि भंडार गृह से, कोल्ड स्टोरेज से, फैक्ट्री प्रांगण में अथवा अपने खेत से भी फसल बेच सकेगा। किसान की फसल को खरीदने में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि नए व्यापारी भी सीधे फसल के खरीदार हो सकेंगे, जिससे किसान को अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर व्यापार के सभी बंधन हट जाएंगे। किसान को नए विकल्पों के अतिरिक्त पूर्व की तरह मंडी में बेचने तथा समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचने का विकल्प भी यथावत रहेगा। जो प्रस्ताव है वो ये है कि अधिनियम को संशोधित करके यह प्रावधानित किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू शुल्क भी
निर्धारित कर सकेगी। यानी कि जो उनका कहना है सरकार का वो ये है कि जो राज्य सरकारें होंगी वो राज्य सरकारें जो प्राइवेट मंडियां स्थापित करी जाएंगी कंपनी द्वारा उन पर टैक्स भी लगा सकती है, और ये जो टैक्स लगाया जाएगा इसका जो बेनिफिट है वो किसे मिलना चाहिए, तो वो किसान को मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं जो भारत के एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर है यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस चीज़ पर क्या कहा है। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है, और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है, और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की, और फिर उनको हमने यह लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद में जो किसान है उनका दूसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि व्यापार के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था न करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद की व्यवस्था है, जिससे धोखा होने की आशंका है। यानी जो किसान है उनका ये कहना है कि हमसे कोई भी कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति सीधा सिर्फ पैन कार्ड दिखाकर ही हमसे फसल ले सकता है, तो इससे हमारा जो है हमें धोखा हो सकता है। तो इस पर जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि नए अधिनियमों में किसान को विपणन के अधिक विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी को कृषि व्यापार करने की व्यवस्था है। कानून में केंद्र सरकार को व्यापारियों के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, व्यापार के तरीके तथा भुगतान की व्यवस्था के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। पैन कार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को आधार बनाकर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान पूर्व से है। उठाई गई शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा सकती है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सके। यानी कि जो सरकार है उनका ये कहना है कि अगर किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी फसवनुक हो सकती है या फिर उन्हें फंसाया जा सकता है सिर्फ पैन कार्ड के भरोसे पर, तो जो वहाँ की राज्य सरकार है वो इस पर कानून भी बना सकती है, और जो उचित कानून बनाना चाहिए उसका निर्णय भी ले सकती है राज्य सरकार। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे, और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी, और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार नियम बना सके। यद्यपि इस प्रकार का नियम बने और इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये प्रावधान हमारे एक्ट में था। जब ये व्यवस्था जो हमने बनाई थी, अगर इस पर शंकाएं कुशंकाएं उठने लगती तो केंद्र सरकार को कानून में ये अधिकार था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए वो निर्देश दे सकें। लेकिन फिर भी हमने इस समस्या को भी उनकी एड्रेस करने की कोशिश की। उसके बाद जो किसान है उनका जो अगला मुद्दा था वो ये था कि किसान को समाधान हेतु सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प नहीं है, जिससे न्याय न मिलने की आशंका है। तो इस पर जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि किसानों को त्वरित, सुलभ एवं कम व्यय पर न्याय मिल सके तथा विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर 30 दिन के भीतर हो सके,
ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें दोनों अधिनियमों में प्रथम व्यवस्था सुलभ बोर्ड के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर विवाद निराकरण किया है, और जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें ये लिखा है कि शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण की नए कानूनों में प्रावधानित व्यवस्था के अतिरिक्त सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। हालांकि जो वर्तमान है उसमें ये दिखाया गया है कि जो एसडीएम है या फिर जो कलेक्टर होता है वहाँ का, उन्हें अधिकार दिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो वो जो किसान है वो न्यायालय में भी जा सकता है, इस पर भी विचार सरकार कर सकती है। उसके बाद जो अगला मुद्दा है वो ये है कि किसानों को ये डर है कि किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे और किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। तो इस पर जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि कृषि करार अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि की बिक्री, लीज तथा मार्टगेज पर किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। यह प्रावधान है कि किसान की भूमि पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है, और यदि निर्माण किया जाता है तो उसे करार की अवधि समाप्त होने पर फसल खरीद कर हटाएगा। यदि संरचना हटाई नहीं जाती तो उसकी मालकियत जो है वो किसान की होगी। यानी कि जो प्रस्ताव है वो कुछ ऐसा है कि प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट है, फिर भी यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा सकेगा और न ही ऐसी संरचना उसके द्वारा बंधक रखी जा सकेगी। यानी कि जो स्पॉन्सर, यानी कि जो अगर व्यापारी कुछ चीज़ लेता है किसान से, तो वो अगर उसके ज़मीन पर कुछ बनाता है, यानी कि किसान की खेती पर अगर जो व्यापारी है वो कुछ बनाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, यानी कि करार खत्म होने के बाद वो जो चीज़ होगी उसका जो बेनिफिट होगा वो किसे मिलेगा, तो वो फार्मर को मिलेगा। उसके बाद में जो किसानों का अगला मुद्दा है वो ये है कि किसान की भूमि की कुर्की हो सके। अब कुर्की यानी क्या होता है, तो कुर्की यानी ये होता है कि अगर उस पर कुछ जुर्माना लगता है तो उसे कुर्की भी कहा जाता है। तो इस पर सरकार ने ये कहा है कि कृषि करार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की भूमि के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली हेतु कुर्की नहीं की जा सकती है। इस अधिनियम में किसान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी सकती, जबकि खरीदार व्यापारी के विरुद्ध बकाया राशि के 150% का जुर्माना लग सकता है। जहां व्यापारी करार के अंतर्गत फसल को पूरे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है, वहीं किसान पर कोई बंधन नहीं है। उसके बाद में प्रस्ताव में ये दिया गया है कि प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जाएगा। उसके बाद में जो अगला मुद्दा है वो ये है कि कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, तो किसानों का ये कहना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं कही गई है। तो जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के अंतर्गत पूर्व से ही राज्य सरकार द्वारा करारों के पंजीकरण की व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार भी राज्य सरकार को है। तो इस प्रस्ताव में ये दिया गया है कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं बनाती है तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि यानी कि जेरॉक्स करार पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को दी गई है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं ये पता करना। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन अभी जल्दी नहीं होता है तो जो 30 दिन है उसके अंदर जो भी करार हुआ है उसकी एक प्रतिलिपि यानी कि उसकी एक कॉपी जो है वो एसडीएम कार्यालय में जमा करना काफ़ी अनिवार्य होगा। तो ये इस प्रस्ताव में कहा गया है। ट्रेडर इज स्टिल बाउंड by the contract and he will be bound to pay the farmer the contracted price even if the market price goes down. So friends, in every situation, whether price goes up, it is to the advantage of the farmer. If the price goes down, it is still to the advantage of the farmer because the trader will have to pay him the contracted price and cannot take the benefit of lower prices. उसके बाद जो अगला मुद्दा है वो ऐसा था किसानों का कि किसान को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा और समस्त कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। तो जो किसान है उनका ये कहना है कि जो हम पहले बेचते थे, एमएसपी पर बेचते थे या फिर सरकार को बेचते थे या फिर मंडी में बेचते थे, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और हमें सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को ही बेचना पड़ेगा, ऐसा उनका मुद्दा था। इस पर जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि नए अधिनियम में समर्थन मूल्य की व्यवस्था तथा सरकारी खरीदी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। समर्थन मूल्य के केंद्रों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकार को है तथा वह इन केंद्रों को मंडिया में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था मजबूत की गई है, जिसका उदाहरण इस वर्ष की रबी और खरीफ की बम्पर खरीदी में हम देख सकते हैं। तो प्रस्ताव कुछ ऐसा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को
बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। उसके बाद में जो अगला मुद्दा था वो बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। तो जो बिजली संशोधन है उसमें भी जो सरकार है वो ये कहना चाहती है कि जो बिजली संशोधन का वर्तमान में जो व्यवस्था है वैसी ही वो बनी रहेगी और उसमें कोई भी कटौती या फिर कोई भी उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है। अतः सभी किसान यूनियनों से अनुरोध है कि वह अपना आंदोलन समाप्त करें। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनका ये कहना है कि जो किसान है उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो बंद करना चाहिए। हालांकि ये बात जो है ये कुछ किसान यूनियनों ने मानी भी है और जो ऑल इंडिया किसान कमेटी है यानी कि अखिल भारतीय किसान कमेटी है उनके कुछ मेंबर जो है उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी की मुलाकात भी की है और उन्हें अपना जो समर्थन है वो भी दिखाया, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेट कमेटी यानी कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का ये एक लेटर है। उन्होंने किसान समन्वय समिति द्वारा माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह जी तोमर को दिया गया निवेदन। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया किसान कमेटी के मेंबर है जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी की मुलाकात की है उन्होंने ये कहा है कि हम जो आपने 3 बिल लाए हैं उससे कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो बिल आपने लाए हैं ये हमारे कहीं ना कहीं भलाई के लिए ही आपने लाए हैं। यहाँ पर उनके सिग्नेचर भी हमें जैसे कि दिख रहा है। उसके बाद में जो किसान है वो अभी भी जो उनकी मांग है उस पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जो है वो रोड दिल्ली के सिंध बॉर्डर के या फिर कई जगहों के उनने जो रोड है वो ब्लॉक करके रखे हुए हैं। इसके खिलाफ एक याचिका दायर करी गई थी कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। उस पर आज यानी कि 16 दिसंबर को जो है वो सुनवाई होने वाली है। वो सुनवाई में ये कहा जाने वाला है कि ये जो रोड उन्होंने ब्लॉक करके रखे हैं, जो उनका आंदोलन चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं रोड को ब्लॉक करना क्या संविधान के दायरे में आता है या फिर उन्हें और कोई जगह दी जाएगी अपना आंदोलन जारी रखने के लिए। उसके बाद में जहाँ तक धर्मेंद्र का सवाल है या फिर कई एक्टरों का सवाल है, वो काफ़ी सवाल उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो किसान है उनकी समस्या जो है वो सरकार ने सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो भी उन्होंने सुनना चाहिए। किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वीडियो का। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।